रोलट एक्ट जब लागू हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया नकारात्मक रूप से पूरे भारत में देखने को मिली। लोगों ने इसका विरोध किया, जगह जगह इसके लिए बैठकें हुई, सभाएं हुई और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड तक बात आ पहुंची। क्या था ये देखिए, रोलट एक्ट के प्रावधानों के तहत ये था कि आप किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं बिना कारण बताए। तो इसलिए रोलट एक्ट के तहत 2 गिरफ्तारियां हुई। रोलट एक्ट के तहत डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया गया। जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो लोगों ने इसके खिलाफ शांतिपूर्ण सभा करने या शांतिपूर्ण आंदोलन करने का मन बनाया और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में गिरफ्तारी के विरोध स्वरूप शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। शांतिपूर्ण सभा चल रही थी तभी क्या होता है, अंग्रेज पुलिस बल वहां आता है और जनरल डायर नाम का अंग्रेज अधिकारी आदेश देता है कि सभा पर गोलियां चलाई जाए और वहां पर हजारों लोग मारे जाते हैं। जनरल डायर के आदेश पर सभा पर गोलियां दागी जाती हैं। गोलियां चलती हैं तथा हजारों लोग मारे जाते हैं। इतिहास में यह काला दिन था भारत के लिए। इस घटना की सभी जगह कड़ी निंदा की गई और भारत का जो जनमानस है वो अंग्रेजों के और खिलाफ हो गया। देखिए, रोलट एक्ट के तहत किसकी गिरफ्तारी हुई थी? डॉक्टर सत्यपाल की और सैफुद्दीन किचलू की। दोनों की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को, इस दिन सिखों का पवित्र त्योहार भी होता है बैसाखी, याद रखना। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग के अंदर शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, जहां पर जनरल डायर ने आदेश दिया गोली चलाओ और हजारों निहत्थे लोग मारे गए। बहुत ही खतरनाक स्थिति थी और ये जो घटनाक्रम हुआ इसके खिलाफ बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने अंग्रेजों को अपने टाइटल वापस दे दिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला हत्याकांड के खिलाफ नाइटहुड की उपाधि वापस लौटाई। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटाई। कहते हैं इसी दौरान गांधी जी ने भी अपनी केसर हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। नाइटहुड का मतलब होता है, ये देखिए, नाइट हुड का मतलब होता है योद्धा, वीरत्व। नाइट का मतलब होता है योद्धा। मैंने इसलिए लिखा है यहां पे, आप यहां पर नाइट का मतलब रात नहीं समझ ले, NIGHT नहीं, ये KNIGHT। नाइट का मतलब होता है योद्धा, वॉरियर, लड़ने वाला। नाइटहुड की उपाधि इंग्लैंड की महारानी द्वारा व्यक्ति विशेष को उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए दी जाती थी कि वो आदमी अच्छा काम कर रहा है। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर तो आपको पता ही। देखो, महात्मा की उपाधि दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले गुरुदेव जो कहा वो कहा महात्मा गांधी ने। तो दोनों ने आपस में उपाधि एक्सचेंज कर ली। याद रखने के लिए बता रहा हूं, दोनों ने एक दूसरे को इस प्रकार से संबोधित किया था। यह हो गया आपके जलियांवाला हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर पंजाब में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके पहले रोलट एक्ट के तहत, इसलिए ये सारा विरोध प्रदर्शन हो रहा था। अब हम आगे चलते हैं और खिलाफत मूवमेंट
खिलाफत आंदोलन, याद रखना। खिलाफत शब्द खलीफा से संबंधित है और खलीफा मुस्लिम धर्मगुरु को कहा गया, याद रखना। खलीफा क्या है? खलीफा मुस्लिम धर्मगुरु, याद रखना, क्योंकि इसी का जिक्र आएगा आगे। अब होता क्या है, पहले विश्व युद्ध में 1914 से 18 जो विश्व युद्ध चला था उसमें जो तुर्की था वो इंग्लैंड के खिलाफ लड़ा था। तो जैसे ही पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जो हारे गए देश थे उनके साथ एक एक करके संधियां की गई। तो यहां पर जो तुर्की के साथ संधि की गई थी 1920 में, वो थी सेब्रे की संधि। देखो 1920 में, याद रखना, 1920 में अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने 1920 में तुर्की के साथ सेब्रे की संधि की, जिसमें खलीफा के साथ जो ऑटोमन साम्राज्य था तुर्की का, मुस्लिम प्रभुत्व वाला, जिसको पूरा मुसलमान जगत अपना नेता मानता था, इसमें खलीफा के साथ अपमानजनक संधि, अपमानजनक शर्तें थी। इससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। इस खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे, देखिए अंग्रेजों ने संधि तो की तुर्की के साथ, लेकिन मतलब नुकसान यहां पर उनको, मतलब इन मुसलमानों, क्योंकि धार्मिक भावनाएं आहत होती है निश्चित रूप से। मैं तो हमेशा ये सबको कहता हूं कि भाई आप किसी की भी धार्मिक आपदाओं को आहत मत कीजिए। आप अपने धर्म को मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे धर्म को भी सम्मान दीजिए। हमें कोई किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं। भाई मैं मंदिर जाता हूं, अच्छी बात है, आपकी भी इच्छा हो तो जाइए, तो मत जाइए, किसने कहा आप जाइए। मैं मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, मेरी इच्छा होगा तो मैं जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं मंदिर भी नहीं जाऊंगा। बताओ, जब हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं तो वो सब पे लागू होती है। इसलिए अपनी बातों से, अपने काम से किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचानी। मैं हिंदू आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं, अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन आपको या मुझे कोई अधिकार नहीं कि हम एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आहत करें। यहां पर भी यही हो रहा था। 1914 में जब हम भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों ने अपनी सेना में भर्ती किया तो उनको कहा था कि हम तुर्की के साथ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेज बात बात पर पलटने वाले थे, उन्होंने ये किया। इस आंदोलन के जो दो नेता थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, नाम याद रखना। खिलाफत आंदोलन के मुख्य दो नेता थे, एक तो थे मोहम्मद अली और एक थे शौकत अली, नाम याद रखना। फिर 1924 के अंदर क्या होता है, मुस्तफा कमाल पाशा जो है वो तुर्की पे अधिकार करता है, वहां की गद्दी पर गद्दी संभालता है और खलीफा का प्रश्न समाप्त हो जाता है, आंदोलन भी शिथिल पड़ जाता है। लेकिन इस आंदोलन ने हिंदू और मुसलमानों को एक साथ आने का मौका दिया। खिलाफत आंदोलन ने हिंदू मुसलमानों को एक साथ आने का मौका दिया। गांधी जी ने आह्वान किया, आओ हिंदुओं और मुसलमानों, तुम सब भारतीय हो, हम मिलकर के भारत माता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और ये जब हुआ तो लोगों की पहलकदमी करके आपके टॉपिक आया है और शुरू होता है असहयोग आंदोलन, लोगों की पहलकदमी। और ये जो टॉपिक है ना, इसमें जो पहला टॉपिक शुरू होता है बेटा, वो होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और वो होता है 1 अगस्त 1920 से गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी, इसमें लोगों से आह्वान किया गया कि आप सरकार का सहयोग मत कीजिए, असहयोग, नॉन कॉपरेशन। भाई अंग्रेज तो मुट्ठी भर हैं, उनको सहयोग कौन करते हैं, हम लोग ही तो करते हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, लेकिन मेरी कई फाइल होती है सरकारी ऑफिस में, मैं पहले जाके उसको कहता हूं भाई साहब ले लो ना, ऊपर से जो भी हो, मेरा काम कर दो। तो आप खुद ही उसको बढ़ावा दे रहे हो। अंग्रेजों को सहयोग कौन कर रहा था, हम कर रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि हम सहयोग नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण, कोई कहे काम करो, नहीं करना है, बस हिंसा नहीं करनी है, अहिंसात्मक तरीके से आपको काम करना है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ।
इसका मकसद था ये अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग करना, सरकारी संस्थाओं में असहयोग, है ना, याद रखना, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार। इसका कार्यक्रम क्या थे? सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार व असहयोग, पहला ये काम। दूसरा, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, विदेशी नहीं, विदेशियों को भगाओ, स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ये इसके कार्यक्रम थे, हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से ये फैला। लेकिन सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी अपनाओ यानी स्वदेशी जो वस्तु है उसका उपयोग करना, और सरकार के साथ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना। मैं तीसरा यहां लिख रहा हूं, सरकार अर्थात ब्रिटिश सरकार, सरकार के साथ असहयोग की नीति, नॉन कॉपरेशन, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, याद रखना, हिंसा नहीं करनी। गांधी जी जो है वो हिंसा के तो सख्त खिलाफ थे। खिलाफत आंदोलन देखिए, 1920 में तुर्की ने जो सैबरे की संधि की थी, तुर्की के साथ, सॉरी अंग्रेजों ने, इंग्लैंड ने, तो उससे भारतीय मुसलमान नाराज थे। मोहम्मद अली और शौकत अली दो नेता हैं। ये खलीफा के प्रश्न पर था, इसलिए इसको खिलाफत कहा गया। फिर 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा ने वहां पे राजनीतिक परिस्थितियां चेंज कर दी, यह आंदोलन ढीला पड़ गया। उसके बाद में जो मुख्य बिंदु है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। किसने किया? गांधी जी का नेतृत्व। क्या चाहते थे? सरकार के साथ असहयोग करेंगे। 3 बिंदुओं में इसको समेटना है आपको, जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं भारत के विभिन्न हिस्सों में, भारत के विभिन्न हिस्सों में असहयोग आंदोलन कैसे फैला, कैसे लोगों ने उसको सपोर्ट किया। ये प्रश्न, बड़ा प्रश्न आता है, हम उसको आराम से अलग अलग बिंदुओं में समझेंगे। लिखिए इसको, फिर मैं अगले वीडियो की तरफ मूव करता हूं।